तो नमस्कार दोस्तों। झारखंड की रहने वाली दिव्या, जिसके सपने तो बहुत बड़े थे, कुछ ज्यादा नहीं खास, कुछ यही कि टीचर बन जाए अगर वो अपने जीवन में तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे करके पढ़ाइयाँ उसकी चलती रहीं और झारखंड में कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में क्राइम इतने ज्यादा बढ़ते गए कि अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से जब दिव्या के कानों तक उसकी खबरें जाती तो सोच दिव्या ने अपने बदल दिए। अब उसका सपना कोई टीचर बनने का या पढ़ाने का या मास्टर बनने का नहीं था। अब उसका सपना कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, डीएम या एसपी बनने का था। वो अपने माता पिता से इस चीज का जिक्र करने लगी कि माता पिता जी, आप हमेशा शादी शादी कहते हो, शादी का सपना तो आप अब भूल ही जाओ, क्योंकि अब चाहे कितने ही साल, कितने ही वक्त क्यों ना गुजर जाएं, मुझे अब बनना है कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। माता पिता ने सवाल किया कि बेटा, अचानक तुम्हारे दिमाग में हो क्या गया है? तुम्ही ने कहा था पिताजी कुछ वैकेंसी आएंगी, मैं किसी प्राइमरी स्कूल में या इंटर कॉलेज में टीचर बन जाऊंगी, उसके बाद मेरी शादी आप जहां चाहो वहां कर सकते हो। फिर अचानक क्या हुआ बेटा? दिव्या ने कहा, ये अभी बताने का वक्त नहीं है, मेरी तैयारी करने का वक्त है पिताजी। अब बताने का वक्त जब आएगा तब न्यूज चैनल में आप देखोगे। धीरे धीरे करके 3 साल लग गए दिव्या को तैयारी करते हुए। अंततः उसने क्वालिफाई कर ही दिया और उसका सिलेक्शन हो जाता है पीसीएस यानी कि एसपी के पोस्ट पर। एक छोटा सा शहर मिलता है, उसी शहर में उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। जिस दिन से वो ऑफिस ज्वाइन करती है उस दिन से ही सारे कर्मचारी जो उसके असिस्टेंट थे, स्टोनो थे, बाबू थे, चपरासी थे, जितने भी लोग दिव्या के अंडर काम करने वाले थे, दिव्या के साथ काम करने वाले थे, सारे लोगों को ये पता तो चल चुका था कि ये मैडम यूं ही नहीं आई है, इसके मन में कोई बड़े सपने और ख्याल थे। धीरे धीरे करके शहर में जितने सारे क्राइम हो रहे थे, जितनी सारी जगहों पे घटना घटित हो रही है, उन सारी चीजों की फाइल वो स्टडी करना शुरू कर देती हैं और जितने भी गुनहगार, जितने भी कातिल जेल की सलाखों के बाहर खुलेआम घूम रहे थे, धीरे धीरे करके सबको फिर से वापस जेल की सलाखों के पीछे डालना दिव्या ने शुरू कर दिया। क्योंकि दिव्या ने अपने आप से वादा किया था, अपने आप से ये निर्णय लिया था कि जिस भी जगह पे वो जाएगी क्राइम का खात्मा करके ही वो दम लेगी। लेकिन दिव्या को नहीं पता था कि अचानक एक दिन उसी के साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में दिव्या कभी सोची भी नहीं होगी। एक दिन दिव्या अपने ऑफिस में बैठी थी, जनता का मिलने का समय चल रहा था, चारों तरफ से पुलिस प्रशासन मौजूद थे। एक परिवार आता है, माँ और बाप और एक दो लोग साथ में रहते हैं। वो लोग रोते हुए दिव्या से मिलना चाहते थे। एक छोटा सा कागज था जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी, वो लेकर जब वो माँ बाप और कुछ लोग दिव्या से ऑफिस में मिलते हैं और कहते हैं कि आज 7 दिन हो गए उनकी बेटी गायब है। शायद ये कहानी सुनने के बाद आपको कुछ फिल्मी अंदाज लग रहा होगा, लेकिन हकीकत है दोस्त। दिव्या ने पूछा क्या उम्र रही होगी? माँ बाप ने बताया उम्र कोई यही 24-25 साल रही होगी। रात में अपने सहेली के घर से लौटी थी और रास्ते पे सिर्फ उसकी स्कूटी मिली और उसका पता आज तक नहीं चला। मोबाइल फोन और बैग भी उसके स्कूटी के पास ही मौजूद थे। दिव्या बड़ी चिंतित हो गई। दिव्या ने कहा पुलिस को सूचना आपने दिया, पुलिस 7 दिनों से आखिर क्या कर रही है, क्या कुछ बताई? उस लड़की के माता पिता ने यही कहा, माँ साहब आज तक कुछ पता नहीं चल पाया, पुलिस यही कहती है परेशान मत हो, आप लोग घर पे रहो, जैसे ही आपकी बेटी के बारे में कोई सूचना मिलता है हम लोग जरूर आपको बताएंगे। धीरे धीरे करके फिर तकरीबन 4-6 दिन गुजर गए। उसी जगह से फिर से एक नई कहानी जुड़ी होती है, फिर से वही सेम जगह, वही चीजें, वही कहानियां कि बैग और स्कूटी और मोबाइल सब कुछ वहीं पड़े थे और लड़की गायब हो गई। फिर से एक परिवार रोते हुए दिव्या से मिलता है। दिव्या को बड़ा अजीब लगने लगता है। दिव्या फिर जांच कार्रवाइयां शुरू कर देती है, लेकिन उन कातिलों को, उन गुनहगारों को अभी तक वो ढूंढ नहीं पा रही थी। आखिर चल क्या रहा था? दिव्या रात दिन इसी के चक्कर में परेशान थी। धीरे धीरे करके दिव्या के अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। कितने सारे अपने निचले स्तर के अधिकारियों को डांट और फटकार आए दिन मोबाइल फोन में या पर्सनली मिल करके उनको लगाती थी। लेकिन अब अधिकारी कर क्या सकते हैं? धीरे धीरे करके अगल बगल के लोगों से जब पूछा जाने लगा तो लोग बताते हैं कि 4 लोग होते हैं, लेकिन उनका चेहरा अच्छे से समझ में नहीं आता, वो कहाँ के रहने वाले, कैसे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हीं 4 लोगों को इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होगी। अब दिव्या ने यह तय कर लिया कि अगर उन कातिलों को पकड़ना है तो दिव्या को स्वयं अपने आप को आग के गोले में झोंकना पड़ेगा, और दिव्या ने ये चीज तय कर लिया।
अब दिव्या ने कई सारे प्रशासनिक अधिकारियों से और भी लोगों से गुप्त मीटिंग की और मीटिंग में बहुत सारी बातें भी चली। धीरे धीरे करके दिव्या एक बैग लेती है, मोबाइल फोन जिस तरीके से सब लोग रखती हैं, सारी चीज एकदम बेहतरीन अरेंजमेंट, स्कूटी भी उसी तरीके से होती हैं। वो निकलती हैं रोज, तकरीबन 15 दिन गुजर गए इसी तरीके से दिव्या को आते जाते हुए, लेकिन अब इस बार दिव्या के साथ कोई भी घटना घटित नहीं हो रहा था। दिव्या रात में जब अकेले सोई या कभी अकेले में चिंतन करती तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीजें चलता, कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को इस चीज की भनक हो गई हो कि मैं ही इस जिले की एसपी हूं। फिर दिव्या ने कहा, नहीं, मैंने तो अपना पूरा पोशाक और ड्रेस भी बदल के रखा है, कैसे आखिर उनको पता चल सकता है? अगर उनको इस चीज का पता चल रहा है तो जाहिर सी बात है इस शहर के बहुत नामचीन लोग, बहुत करीबी लोग होंगे जो मेरे बारे में जानते हो। धीरे धीरे करके एक दिन दिव्या रात में तकरीबन 9:45 हो रहे थे, उसी जगह से जहां से अक्सर लड़कियां गायब हो रही थी, उसी जगह से मात्र 30 मीटर की दूरी पर अपनी स्कूटी खड़ी करती हैं और फोन लगाने के बहाने किसी के पास फोन ट्राई कर रही थी। उनको आज ये चीज लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ दिव्या के साथ होगा, लेकिन सच में इस बार वही हुआ जो दिव्या ने सोचा था। 4 लोग आते हैं, अचानक एक कार आती है, पहले बहुत स्लो मोशन में कार आके दिव्या के पास से मुश्किल से 10 मीटर पहले खड़ी हो जाती है। उसमें से एक बंदा उतरता है और दिव्या से कहता है, मैडम मुझे इस पते पे जाना है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हो? दिव्या ने पते पूछे और देखे, उस व्यक्ति ने पते के बारे में जिक्र किया। दिव्या ने फिर पूछा कि कौन रहता है इस जगह पे? मुझे तो नहीं पता, मैं भी शहर में नई हूँ, अभी मुझे आए हुए 15-20 दिन हुआ, मैं किसी दूसरे शहर से हूँ, एडमिशन मैंने यहाँ लिया है, पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। मेरी एक सहेली यहीं पास में रहती है, उसने मुझे यहीं का जगह बताया है, मैं उसी के पास फोन कर रही हूँ और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब तक ये लड़के सुनते हैं, वहां से दबे पांव लड़का अपने कार की तरफ बढ़ता है और अपने दोस्तों से कहता है, लड़की नई है। ये चीज सुनने के बाद कार में से 3 लोग निकलते हैं, एक ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है। 3 लोग निकलते हैं, तब तक दिव्या को जबरदस्ती उसका बैग, मोबाइल फोन और स्कूटी उसी जगह पे ढकेल देते हैं, सब कुछ फेंक देते हैं ताकि कोई एक सबूत ना पा सके। लेकिन दिव्या तो थी एक आईपीएस ऑफिसर, प्लानिंग नेक्स्ट लेवल का था। जैसे ही लोग उठाते हैं, लोकेशन चालू हो जाता है। लोकेशन दिव्या के इस सूट के एक बटन में पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था। ये चीज कातिलों को नहीं पता था। दिव्या कातिलों का वो अड्डा देखना चाहती थी और समझना चाहती थी कि वो जगह कौन सी है, लड़की के साथ ये लोग करते क्या है, उन सारी चीजों के बारे में ये जानना चाहती थी। इसी वजह से इसने मीटिंग में ही सारी चीजों को जिक्र कर दिया था। हर 10 मीटर, हर 50 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर पुलिस तैनात थे। जिस गाड़ी में दिव्या जा रही थी, उस गाड़ी की एक एक लोकेशन की बायोडाटा सारे अधिकारियों के पास पहुंच रही थी और ये चारों लड़कों को इस बात का भनक ही नहीं था। इन लोगों को तो यही लग रहा था कि जिस तरीके से ये लोग घटना को आज तक अंजाम देते आए हैं, सेम आज भी उसी तरीके से घटना को अंजाम दे पाएंगे। ये लोग उस जगह से 35 किलोमीटर की दूरी पर अपनी कार को लेकर के जाते हैं। एक सुनसान जगह होता है, बाग होता है, बाग में कार पार्क करते हैं और दिव्या को गाड़ी से उतारते हैं। आंखों में पट्टी बंधी होती है दिव्या की और खींचते हुए मुंह में कपड़ा लगाए होते हैं, लेकर जाते हैं एक जगह पे। वहां पे दिव्या को बैठाते हैं। जिस जगह पे दिव्या को सुनसान जगहों पे बैठाया जाता है, उस जगह पे 3 लोग और भी मौजूद थे। कुछ लोग वहां ड्रिंक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंसने और चिघरने की गुंडों की तरह आवाजें आ रही थी। दरअसल लड़कियों के साथ ये लोग कुछ कर नहीं रहे थे, बल्कि लड़कियों का सौदा कर रहे थे और सौदा करके ये लोग विदेशों में लड़कियों की सप्लाई कर रहे थे। फिर रात में तकरीबन ये सारी चीज चारों तरफ वो जगह पुलिस और आर्मी से एकदम घेर चुकी थी कि निकलने का कोई चांस इनके पास नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें उन 7 लोगों को अब पता ही नहीं थी। अचानक 1.5 घंटे के बाद एक बड़ी सी गाड़ी उस जगह पे आती है और जब गाड़ी आती है उसमें भी 2 लोग मौजूद थे। एक निकल कर जाता है और अंदर कुछ बैग लिए होता है। अंदर जैसे जाता है, दिव्या ये सारी चीजें इस बार अपनी आंखों से देख पा रही थी, क्योंकि इसकी आंखों की पट्टी खोली जा चुकी थी। सिर्फ मुंह में ही कुछ चीजें लगाई गई थी जिससे कि ये चिल्ला ना सके, शोर ना कर सके। दिव्या ये सारी चीजें देख रही थी। दिव्या की आंखों से आंसू निकल रहे थे कि किस तरीके से ये हैवान, ये दरिंदे लड़कियों का सौदा इसी तरीके से करते हैं और व्यापार इसी तरीके से चलता है।
तब तक दिव्या ने अपने प्लान के मुताबिक सारी चीजों को किया था। जैसे ही दिव्या को गाड़ी के बाहर लाया जाता है दूसरी गाड़ी में भेजकर दूसरे जगह पर शिफ्ट करने के लिए, तब तक चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। उधर से भी जवाब में ये लोग भी फायरिंग करते हैं, लेकिन इन लोगों के पास हथियार और बंदूकें कम थी। मात्र 15 मिनट तक फायरिंग दोनों तरफ से चलती है, उसके बाद शांत हो जाती है। चारों तरफ से घिरने के बाद जितने सारे लोग थे सारे लोग गिरफ्तार होते हैं और दिव्या जब सारी चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करना शुरू करती है, ये सारे लोग देखने के बाद बहुत चकित हो जाते हैं कि कैसे एक लड़की ने पूरे गैंग को सफा दिया, कैसे एक लड़की ने पूरी चीजों को पकड़वा दिया और इन लोगों को वहां से बाइज्जत बैठाकर पुलिस की गाड़ी में ले जाया जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर, मतलब जहां पे बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हो पाए, डीएम एसपी कमिश्नर मौजूद हो पाए, उस जगह पे बैठाकर इन लोगों से एक एक चीजों के बारे में बारीकी से मार मार कर पूछा जा रहा था और इन लोगों ने उस सारी चीजों के बारे में बताया, जिससे कि एक बड़े मामले का पर्दाफाश हुआ। बाकी की जो लड़कियां गायब हो चुकी थी, इन लड़कियों के बारे में भी पूछताछ किया जा रहा था, लेकिन इन लोगों का यही जवाब था कि उन लड़कियों के बदले इन लोगों ने तो पैसा ले लिया है, पता नहीं किस शहर में होगी और किस जगह पे होगी। धीरे धीरे करके मामले को खुलासा किया जा रहा है कि लड़कियां कहाँ पे मौजूद है, कैसे हैं, और फिर जो चीजें निकल कर सामने आई वो सारे शहर को हिला कर रख दी। मेरे दोस्तों ये कहानी जो हम आपको सुना रहे हैं, ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शायद आपको एक मूवी की याद आ गई होगी, लेकिन सच में ये कहानी बड़ी अच्छी है। कुछ चीज़ों को ना बताने की वजह से मैं चीज़ों को गुप्त रखना हूँ, क्योंकि कुछ जगहों पे पढ़ने के बाद, कुछ जगहों पे स्टडी करने के बाद, किसी से इसके बारे में जिक्र करने के बाद इस कहानी को मैंने आप तक सुनाई है और पहुंचाई है। इस कहानी को सुनने के बाद आप दिव्या मैडम के बारे में क्या कहना चाहोगे दोस्त, एक बार कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।